पुष्प कमल दाहाल, जिन्हें दुनिया भर में प्रचंड के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है तीव्र या उग्र, एक ऐसा नाम जो उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यों को पूरी तरह से परिभाषित करता है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1954 को नेपाल के कास्की जिले के ढिकुर पोखरी में हुआ था। यह एक छोटा सा गांव था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था। वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और उस समय समाज में काफी असमानताएं थीं। उनके परिवार का जीवन साधारण था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही समाज में व्याप्त असमानताओं को महसूस किया। उनके बचपन का नेपाल गरीबी, सामंती व्यवस्था और सामाजिक तरक्की के कम मौकों से भरा हुआ था। इन कठिन परिस्थितियों ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ी और उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उनका परिवार चितवन चला गया, जहां उन्हें एक बदलते हुए सामाजिक माहौल का अनुभव हुआ। चितवन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिला। प्रचंड नाम उनके क्रांतिकारी बनने का प्रतीक था, जो उनके असली नाम पुष्प कमल, जिसका मतलब है कमल का फूल, से बिल्कुल अलग था। यह नाम उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों और समाज में बदलाव लाने की उनकी तीव्र इच्छा को दर्शाने के लिए चुना था। प्रचंड का जीवन संघर्ष और परिवर्तन की कहानी है, जो नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। प्रचंड ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चितवन में की और कई मुश्किलों को पार करके हायर एजुकेशन हासिल की। उन्होंने रामपुर चितवन के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल साइंस से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। गांव के स्कूलों में एक टीचर के रूप में उनके करियर ने उन्हें ग्रामीण जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया, जिससे उनकी पॉलिटिकल सोच और मजबूत हुई। लेफ्टिस्ट विचारधाराओं की ओर आकर्षित होकर उन्होंने टीचिंग छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू कर दिया और मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म को अपनाया। प्रचंड की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में फॉर्मल एंट्री 1970s के आखिर में हुई। मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और माओइस्ट सोच से प्रभावित होकर वो पार्टी में तेजी से आगे बढ़े। 1989 तक वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मैशल के जनरल सेक्रेटरी बन गए और सशस्त्र संघर्ष की तैयारी करने लगे। उनके लीडरशिप ने पीपल्स वॉर की नींव रखी। पीपल्स वॉर 13 फरवरी 1996 को माओइस्ट गेरिलास के सुनियोजित हमलों के साथ शुरू हुआ। इस विद्रोह का मकसद राजशाही को खत्म करना और पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना करना था। यह संघर्ष, जो एक दशक तक चला, उसमें लगभग 17,000 लोगों की मौत हुई और बहुत ज्यादा इंसानी तकलीफें हुई। प्रचंड ने सुप्रीम कमांडर के तौर पर पार्टी में एकता और अनुशासन बनाए रखा। उनके लीडरशिप की वजह से उनका एक बड़ा कल्ट ऑफ पर्सनालिटी भी बना। जून 2001 में रॉयल मैसेकर ने नेपाल को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने देश की राजनीतिक स्थिरता को गहरा आघात पहुंचाया और एक नए युग की शुरुआत की। और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र के सत्ता हथियाने के बाद नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और बढ़ गई। राजा ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को निलंबित कर दिया और अपने हाथों में सत्ता केंद्रित कर ली। इस स्थिति में 7 पार्टी अलायंस और माओइस्ट्स के बीच गठबंधन हुआ। यह गठबंधन नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने देश को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया। 2006 के जन आंदोलन 2, जो एक बड़ा मैस अपराइजिंग था, ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इस आंदोलन ने जनता की आवाज को बुलंद किया और लोकतंत्र की बहाली की मांग को मजबूत किया। इस जन आंदोलन ने राजा ज्ञानेंद्र को संसद बहाल करने पर मजबूर कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने लोकतंत्र की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। 21 नवंबर 2006 को कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड (CPA) पर साइन हुए, जिसने नेपाल में एक दशक से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस समझौते से संघर्ष खत्म हो गया और देश में शांति की स्थापना हुई। यह नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रचंड, जो लंबे समय से अंडरग्राउंड में थे, अब सार्वजनिक जीवन में वापस आ गए। यह उनके और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत थी और माओइस्ट्स अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। यह कदम नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। CPN माओइस्ट ने 2008 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस जीते,
जो नेपाली पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस जीत ने नेपाल को एक नए संविधान की दिशा में आगे बढ़ाया। यह नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने देश को एक नई दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रक्रिया ने नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। प्रचंड अगस्त 2008 में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि नेपाल ने सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। उनका पहला कार्यकाल छोटा रहा, जो मई 2009 में पॉलिटिकल गतिरोध के कारण खत्म हो गया। इस दौरान नेपाल ने कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, जिसमें सत्ता संघर्ष और विभिन्न दलों के बीच मतभेद शामिल थे। वो 2016 और 2022 में फिर से प्राइम मिनिस्टर बने और उनका फोकस रिकंस्ट्रक्शन पर रहा। उन्होंने भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली। उनका फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर रहा। उन्होंने नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास और विदेशी निवेश को आकर्षित करना शामिल था। उनका फोकस फॉरेन रिलेशंस पर रहा। प्रचंड ने नेपाल के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की और नेपाल की वैश्विक पहचान को मजबूत किया। नेपाल को एक रिपब्लिकन व्यवस्था की ओर ले जाने में प्रचंड की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने नेपाल को एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका लीडरशिप नेपाल के बड़े बदलावों को दिखाता है, हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। प्रचंड का नेतृत्व नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रचंड का पॉलिटिकल सफर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म पर आधारित है, जिसे नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में प्रचंड पथ के रूप में ढाला गया। उनकी आइडियोलॉजिकल सोच विकसित हुई, जिसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक ढांचे के भीतर व्यावहारिकता दिखाई दी। उन्होंने 2015 का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और रिपब्लिकनिज्म को स्थापित किया गया। लैंड रिफॉर्म और सोशल इंक्लूजन की कोशिशों में रुकावटें आई हैं। न्यू नेपाल का सपना अभी भी एक उम्मीद है, जिसके रास्ते में लगातार चुनौतियां हैं। प्रचंड की पर्सनल लाइफ उनके पॉलिटिकल सफर से जुड़ी हुई है, जिसमें पर्सनल कुर्बानियां और कंट्रोवर्सीज शामिल हैं। पीपल्स वॉर के दौरान हुए ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस आज भी नेपाल को परेशान करते हैं। सरकार में उनके कार्यकाल के दौरान करप्शन और क्रोनिज्म के आरोप भी सामने आए हैं। उनके लीडरशिप स्टाइल में कैरिस्मा और स्ट्रेटेजिक समझ का मिश्रण है, लेकिन सत्ता को सेंट्रलाइज करने के लिए उनकी आलोचना भी होती है। माओइस्ट आंदोलन के अंदरूनी गुट और फूट विद्रोह से शासन में आने के तनाव को दिखाते हैं। प्रचंड ने नेपाल के पॉलिटिकल इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। देश को राजशाही से एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदल दिया। वो आज भी एक पोलराइजिंग फिगर है। सपोर्टर्स उन्हें मानते हैं और आलोचक उनकी बुराई करते हैं। नेपाल के हाल के उथल पुथल में उनकी अडेप्टेबिलिटी और सेंट्रल भूमिका काबिले तारीफ है। प्रचंड की लेगेसी नेपाल के इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेसी की ओर चल रहे बदलाव से जुड़ी हुई है। उनके पॉलिटिकल आदर्शों का भविष्य और माओइस्ट पार्टी की भूमिका, ये सब गहरी दिलचस्पी और बहस के विषय बने हुए हैं।